नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग को सबसे पहले हम विश करना चाहेंगे कि आज नव वर्ष है, तो नए साल पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका केमिकल टेस्ट इसमें देखेंगे। तो केमिकल टेस्ट हमने बता भी दिया था कि कल फिजिकल टेस्ट बता दिया था, बहुत ये भी कहा था कि आज हम लोग केमिकल टेस्ट देखेंगे, तो इसलिए हम लोग केमिकल टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो केमिकल टेस्ट पर ही है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया था फिजिकल और केमिकल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल टेस्ट आप लोग जरूर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे जो है ना एसएससी जेईई में तो जरूर एक दो क्वेश्चन तो डाल ही देता है केवल इसी दो टॉपिक से, कि इनकी वैल्यू बताइए, पीएच की वैल्यू बताइए, और क्लोराइड कितना होता है, ये सारी चीज़ें, फ्लोराइड कितना, ये सब चीज़ें उन्होंने कंटेंट के रूप में पूछ लेते हैं वो, ठीक है। इनका जो यूनिट होता है वो सब पूछ लेते हैं, इसलिए आपको इस सब्जेक्ट जानना जरूरी है। और जब आपके देखिए ज़्यादातर तो आपका फिजिकल ही आता है आपके एग्जाम में, यहाँ पर डिप्लोमा में, क्लियर है। अब देखेंगे हमारा जो है केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर, तो मतलब रासायनिक परीक्षण, ठीक। तो रासायनिक परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे इसका, तो एक एक चीज़ को समझते हैं और किस कौन कौन सा हम रासायनिक परीक्षण करेंगे। तो देखिए आपका रासायनिक परीक्षण में पानी में उपस्थित ठोस पदार्थ, क्लोराइड, घुलित गैसें, लौह, मैग्नीज और पानी की कठोरता तथा पीएच वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो है टोटल जो सॉलिड होता है वो कैसे हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे, और क्या कितना जो है टोटल सॉलिड होना चाहिए, ठीक। तो देखेंगे पानी में निलंबित, घुले हुए अथवा कोलाइडी अवस्था में उपस्थित ठोस पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए जल की निश्चित मात्रा लेकर हम लोग वाष्पीकृत करके तथा 1 घंटे तक 105 डिग्री पर सुखाकर बचे हुए पदार्थों को तौल लिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 105 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं, वो जो अगर उसमें जो भी निलंबित कण हैं, ठीक है, घुले हुए, उनको उस तरह के जो वाटर हैं उनको हम लोग ले लेंगे, और उस वाटर को रख कर हम लोग क्या करेंगे कि ओवन में ले जाकर रख देंगे। ओवन आप सभी लोग जानते हैं, उसको रख कर उसमें सुखवाएंगे, 105 डिग्री पर सुखा देंगे। सुखाने के बाद क्या होगा, तो पानी वेपर होकर उड़ जाएगा, ख़त्म। तो बचेगा क्या, आपका जो वहाँ पे पार्टिकल है, जो निलंबित कण है वही बचेंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तौल लेते हैं, और उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना इसमें जो है आपका निलंबित कण है, क्लियर। तो ठोस पदार्थों को बहुत अधिक गर्म करने पर कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर उड़ जाते हैं तथा शेष अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक। तो देखिए आपका जो ये ज़्यादा अगर टेम्परेचर इसको करेंगे तो 105 डिग्री से अगर अधिक टेम्परेचर करते हैं, मान लीजिए 120, जैसे हम लोग सॉइल का करते थे टेस्ट, ठीक है, वाटर कंटेंट, उसी प्रकार से अगर इसमें ज़्यादा करेंगे तो जो कुछ और हमारा कार्बनिक पदार्थ है अगर वो उसमें घुले होंगे, वो सब क्या होंगे, उसके साथ ही वेपर होकर उड़ जाएंगे, तो इसका रिजल्ट फिर इफेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, पेयजल में हमारा फिर ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो ये हमारा होता है 1500 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। ppm का मतलब मैंने कल बताया था पार्ट पर जो है मिलीग्राम। तो इससे क्या है कि आपका अधिक नहीं होना चाहिए, 1500 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर है। क्लोराइड देखेंगे तो हमारा क्लोराइड क्या होता है इसमें, तो क्लोराइड के कारण क्या होगा कि पानी में खारापन आ जाता है, ठीक है, और पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो जहाँ पे क्लोराइड कंटेंट अधिक होगा, क्लोराइड की मात्रा अधिक होगी, वहाँ का पानी हमेशा खारा आपको दिखेगा, ठीक। और एक एलिगिनिटी के भी कारण आपका पानी खारा होता है, ठीक है। चलिए, तो जो पानी समुद्र के समीप अथवा लवणीय चट्टानों के संपर्क में आता है, उस पानी को क्लोराइड अधिक पाए जाते हैं। तो आप लोग पता है कि ये क्या है, समुद्र वगैरह, ये ज़्यादातर वहाँ पे चट्टानें वगैरह आप लोग देखने को मिलती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे पानी क्या होता है, खारा हो जाता है। और जो मुख्यतः सोडियम क्लोराइड के रूप में होते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड के रूप में ही इसमें रहते हैं, इसीलिए ये पानी हमको खारा दिखाई देता है। क्लोराइड का परीक्षण मोहर द्वारा ज्ञात किया जाता है। पानी में क्लोराइड की सांद्रता 200 ppm से अधिक नहीं होती है। तो ये मोहर्स मेथड है, उसके द्वारा ये फाइंड आउट करते हैं। आपको इसमें जो है फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है, इसमें आपको बस इस जानकारी रखना है कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है एसएससी जेईई वगैरह में कि क्लोराइड कंटेंट अगर पानी में निकालना हो तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो भैया वो मोहर मेथड होता है, क्लियर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि एसएससी जेईई में आता है, यूपीएससी जेईई में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर वगैरह अगर यदि आगे चल के सॉल्व करवाएंगे आपका एसएससी जेईई वगैरह का, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से क्या करिएगा, इसको पढ़िएगा, क्योंकि इनसे जो पॉइंट्स हैं ना ये सब, और ये इस तरह से भी पूछता है कि जैसे पानी में क्लोराइड सांद्रता कितनी होती है, तो आपका 200 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
कम होगा तो सही रहेगा, इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो फिर रिजेक्टेड कर दिया जाएगा पानी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि घुलित गैसें जो है, डिजॉल्व्ड गैसें इसमें जो होती हैं, तो पानी में कुछ न कुछ गैसें जो हैं डिजॉल्व रहती हैं। इस तरह के जो है जब पानी ज़्यादा दूषित हो जाता है तो इस तरह की गैसें उसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन गैसें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। तो ये सब गैसें क्या हैं, ये सब हमको जो है पानी में घुलित हुई मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, मीथेन भी आपका उसमें घुल जाता है। तो जल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उपलब्ध होने से पानी ताज़ा बना रहता है। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन का होना तो बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग पानी पीते हैं। तो H2O आप लोग समझ रहे हो, इसमें ऑक्सीजन होता है, क्लियर। और परंतु इससे पाइपलाइन तथा फिटिंग पर जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण के वजह से क्या होता है, आयरन में, इसकी वजह से वहाँ पे जंग लगने लगता है, क्लियर। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर जैव पदार्थों का पानी में होने का संकेत मिलता है। यदि इसमें ऑक्सीजन कमी होगी तो कुछ ऐसे जैविक पदार्थ होंगे जो उसमें जो है बढ़ जाएंगे, इसी वजह से पानी की गुणवत्ता क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ताकि पानी की गुणवत्ता निम्न होती है तो पानी उसमें क्या होगा, जो उसकी क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्लियर है। इसीलिए जो है ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए, बट क्या है एकदम मेंटेन हम लोग किए रहते हैं इसमें, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से अधिक खनिज पदार्थों के पानी में संपर्क प्रक्रिया होने पर पानी में आ जाता है। तो जो हमारा CO2 है ना, CO2 क्या होता है, खनिज पदार्थों के वजह से जो है, खनिज पदार्थों में भी हमारा CO2 होता है। जो हम लोग नीचे देखेंगे आप लोग, आपका जो चट्टानें वगैरह हैं, अगर उधर कहीं पे पानी आपका अटैच है उससे, तो वहाँ पे CO2 जो है उसके वजह से उसके संपर्क में आएगा तो पानी क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप पानी में अम्लीय प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हो गया, कुछ अम्लीय हो जाता है आपका पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गलने सड़ने वाले जैव पदार्थों के विघटन से बाहर आती है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जब आपका जो जैव पदार्थ मतलब सब्जियां हुआ, कूड़ा करकट, ये सारी चीज़ें जब सड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें उत्पन्न होती हैं। यह पानी में अम्लीय प्रभाव के साथ साथ गंध भी उत्पन्न करते हैं। तो हमारा जो पानी है ना, वो इसमें क्या होता है, गंध भी बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग उसमें ऑडर टेस्ट वगैरह करते रहते हैं, क्लियर। मेथेन की प्राप्ति से पेयजल में दूषित पानी व सीवेज के मिल जाने की संभावना हो जाती है। तो जो मेथेन हमारा होगा, ये क्या है कि अगर ये पानी में हमारा अगर पाया जाएगा तो हमारा पानी एकदम दूषित हो जाएगा और सीवेज के मिल जाने की संभावना हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सीवेज मिला होगा, क्योंकि जो आपका मेथेन गैस निकलता है वो ज़्यादातर सीवेज के, जो सीवेज वगैरह जाते रहते हैं, सीवरेज, उसी में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा जो है लौह एंड मैंगनीज होता है, आयरन एंड मैंगनीज। तो इसके बारे में देखते हैं इसमें। तो लोहे तथा मैंगनीज की उपस्थिति से पानी का रंग भूरा ब्राउनिश हो जाता है। तो जो अगर उसमें लोहा अगर आपका जो मिला होगा, लोहा कैसे मिलेगा, जो भाई लोहे की पाइप है उसमें जंग लगेगा तो लोहा जाहिर सी बात में मिल जाएगा उसमें। मैंगनीज की उपस्थिति में पानी का रंग भूरा हो जाता है। तो इन दोनों की उपस्थिति में पानी ब्राउन और रेडिश, क्योंकि आपको पता है कि मैंगनीज क्या करता है, येलो आपको देता है कलर, और आयरन रेड देगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ब्राउन बनाएंगे, क्लियर। तथा कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं। अगर इस तरह के पानी से आप कपड़े धुलते हैं तो पानी क्या होंगे, वो कपड़े क्या होंगे, आपके दाग धब्बे उसमें लग जाएंगे। पाइप में जंग लग जाती है और पानी में रुचिकर स्वाद और गंध उत्पन्न होने लगते हैं। तो जो देखिए आप लोग जो जंग लग जाता है, जंग वाला अगर पानी आप पीते हैं तो कैसा अलग उसका स्वाद रहता है, थोड़ा सा अम्लता जैसा उसमें फील होता है, क्लियर। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बस बेसिकली समझना है कि पानी हमारा कैसा होता है अगर ये सारी कंटेंट उसमें मिले हों, और कितने होने चाहिए, इनकी वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। अब देखेंगे इसमें हम लोग जो है पेयजल, घरेलू उपयोग के जल में लौह तथा मैंगनीज की मात्रा कितनी होती है, 0.3 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो लौह और मैंगनीज अगर मिला हुआ है, आयरन और मैंगनीज, तो उसमें 0.3 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 0.3 के अंदर ही रहना चाहिए, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे चल के जब एग्जाम वगैरह होंगे ना तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों आपको पूछेगा, क्लियर। तो लौह तथा मैंगनीज की मात्रा कैलोरी मापी कैलोरी मेट्रिक विधियों से निर्धारित की जाती है। तो याद रखना, ये जो है लौह मैंगनीज हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं, कैलोरी मेट्रिक, ठीक है। तो याद, बस आपको नाम याद रखना है, तरीका क्या होता है उस पर नहीं ध्यान देना है, बस आपको ये नाम याद रखना है, क्लियर। ये सब बीटेक में पूरा इसका प्रैक्टिकल वगैरह एकदम पूरा होता है। तो आपके सिलेबस में उतना नहीं, बस आपके इसके बारे में बस जानकारी रखनी है, क्लियर। जो हम बताएं, जो प्रैक्टिकल करना था वो हम टर्बिडिटी आपको बता दिए, क्लियर।
चलिए, तो सल्फेट को हम लोग देखते हैं। तो बहता हुआ जल जब सल्फेट युक्त भूमि के संपर्क में आता है तो पानी सल्फेट घुल जाते हैं। क्लियर। तो रासायनिक निस्त्राव के नदी जल में घुल जाने पर भी सल्फेट पानी में आ जाते हैं। तो जो हमारा केमिकल वगैरह अगर नदी में मिल जाता है, ठीक है, तब पर भी हमारा पानी क्या होगा, सल्फेट युक्त हो जाता है। तो जल पीने योग्य नहीं होता है, तो पानी हम लोग पीने योग्य वो नहीं रहता है अगर उसमें सल्फेट मिल गया। क्लियर। पेयजल इसकी स्वीकृत मात्रा जो होती है वो 200 ppm होती है। तो ये 200 ppm तक हम एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर पानी में अगर 200 ppm से अधिक सल्फेट है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारा पानी है इसमें जो है हर एक चीज़ जितने मैं कंटेंट बता रहा हूँ इनका एक निर्धारित है। हम इसको एक जगह पर पॉइंट वाइज बता देंगे, ठीक है। उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख लीजिएगा, आगे चल के तैयारी वगैरह में काम देगा, ठीक है। तो सभी को मैं एक स्टेप वाइज लिख कर उसको हम आपको बता देंगे। क्लियर। चलिए, जल की कठोरता मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, जल की कठोरता क्या होता है, तो देखिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट तथा क्लोराइड के पानी में घुले होने से पानी कठोरता हो जाती है, पानी हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है। क्लियर। तो ये किन के कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट और सल्फेट और क्लोराइड के कारण, ठीक। तो कठोर पानी में साबुन की झाग नहीं बनती है। यदि आप हार्डनेस जो वाटर है, कठोर पानी है, उससे आप अगर मान लीजिए साबुन लगाइए, उसमें आप मान लीजिए नहा रहे हैं, ठीक है। अब आप उससे नहाकर फिर साबुन लगाइए तो ये झाग नहीं उत्पन्न करता है, ठीक है। जो आपका साबुन है वो झाग नहीं उत्पन्न करेगा, वो रीज़न कि वो कठोरता के कारण झाग नहीं बनेगा। क्लियर। अथवा बहुत कम बन पाती है, तो बनेगी भी और नहीं भी मतलब बनती है तो बहुत कम बनती है, नहीं तो बनती ही नहीं है। क्लियर। कठोरता के कारण पानी खारा हो जाता है। तो इसमें भी जो है कठोरता या हार्डनेस अगर है तब पर भी खारा होगा। और हमने वहाँ बताया है क्लोराइड के भी कारण पानी खारा होता है। मृदु पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई स्वाद इसमें आपको नहीं मिलेगा। पेयजल में कुछ कठोरता अवश्य होनी चाहिए, जैसे आसुत जल में पूर्णतः 100% मृदु होती है। क्लियर। तो देखिए जो हमारा ये आसुत जल होता है इसमें हार्डनेस होता ही नहीं है, एकदम नहीं हार्डनेस होता है। इसलिए पानी क्या होता है, 100% मृदु होती है, 100% क्या है, एकदम स्वादिष्ट होती है। इसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो इफेक्ट डालता है, इसीलिए आसुत जल इसको बोलते हैं। लेकिन जो हम लोग पानी पीते हैं ना, उसमें जो है आसुत जल तो पीते नहीं हो। आसुत जल पीते हो क्या, तो आसुत जल तो सभी लोग डिस्ट्रिक्ट वाले तो पीते नहीं हो। तो पीते जो हम लोग पानी है आरओ वाला, उसमें कुछ न कुछ कठोरता की मात्रा होनी चाहिए, वो हम बता देंगे कितनी होनी चाहिए आगे। क्लियर। देखिए कुप्रभाव, इनका प्रभाव क्या पड़ता है, तो जल की कठोरता मिलीग्राम प्रति लीटर अथवा मिलीग्राम पर लीटर अथवा पीपीएम में आकी जाती है। तो ये जो मिलीग्राम पर लीटर होता है ना, यही पीपीएम भी होता है। क्लियर है। पीपीएम को ही हम लोग मिलीग्राम, या तो मिलीग्राम पर लीटर लिखा हो या पीपीएम लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। पार्ट पर मिलीग्राम या मिलीग्राम पर लीटर, तो बात एक ही ग्राम, एक ही लीटर में हम लोग पर मिलीग्राम मिलाते हैं, मतलब 1 मिलीग्राम 1 लीटर में मिलाते हैं ना, इसीलिए मिलीग्राम पर लीटर यूनिट आपकी होगी। क्लियर है। 14.25 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 1 लीटर शुद्ध जल में मिलाने पर जो कठोरता आती है उसे हम डिग्री या 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस कहते हैं। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस याद कर लेना। इसकी जो वैल्यू है ना, ये याद कर लेना कि 14.25 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग 1 लीटर जो है शुद्ध पानी में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाए 1 डिग्री हार्डनेस। क्लियर। अतः 1 डिग्री कठोरता को जो है हम लोग 14.25 ppm के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री कठोरता है तो हमारा जो है 14.25 ppm उसमें उसके बराबर होगा। मतलब हम लोग 14.25 कैल्शियम कार्बोनेट मिलाए हैं। यदि इसका वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये मतलब डिग्री हमारी क्या है, बढ़ती जाएगी। क्लियर है। चलिए 150 ppm तक पानी मृदु कहलाता है। अदर देखिए अब यही है, इसमें मैं वैल्यू को फिर मैं आपको फिर इसकी वैल्यू बता रहा हूँ हार्डनेस, ठीक है। 140 के अंदर आपका जो है पानी रहना चाहिए, मतलब हार्डनेस रहना चाहिए पीने योग्य अगर पानी है। तो घरेलू उपयोग के लिए हम लोग 200 ppm कठोरता तक पानी स्वीकार है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 150 से 200, ध्यान रखो 150 से 200। तो आरओ में एक
जो है हार्डनेस सेट करने का उसमें सिस्टम आता है। अगर आप अच्छा वाला आरओ लेंगे जो अच्छे महंगे होते हैं तो उसमें ये हार्डनेस सेट करने का उसमें दिया रहता है। ठीक है, हार्डनेस आप 100 पे सेट कर सकते हैं कि 150 कर सकते हैं कि 200 180। तो मैं बता दूं एक बार, जो लोग आरओ ये आपके जो मार्केट वाले लेके आते हैं ना 20 रुपये बॉटल करके, तो ये वाला जो आरओ पानी होता है ये इसमें जो है लगभग 100 से 110 वगैरह हार्डनेस रखता है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस इसमें नहीं रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो इसीलिए ये पानी जब आप पीते हैं हमेशा इसकी आदत हो जाती है, जैसे हमारी आदत पड़ गई है। ठीक है, अगर हम हार्डनेस वाला पानी पिएंगे तो पेट में दर्द होगा। ठीक है, कहीं और अगर जाके, ठीक, तो वहाँ पे अगर गांव वगैरह जाइए और वहाँ पे फिर पानी पीजिए, इसकी अगर आदत हो जा रही है तो हार्डनेस कम, जो आदत आपकी हो जाती है वो उस पर अगर आप हार्डनेस बढ़ा रहे हैं या घटा भी रहे हैं तब पर भी आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, तभी लोग कहते हैं ना कि हाँ यहाँ का पानी पी लिए वहाँ का पानी पी लिए, रीज़न वो हार्डनेस ही होता है कि यदि इसकी वैल्यू आप हमेशा पी रहे हो, जैसे हम हमेशा 100 से 110 डिग्री वाला 110 जो है हार्डनेस वाला पानी पीते रहते हैं। अब हम अचानक घर गए, वहाँ का हार्डनेस ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ का 250 है या 200 है, तब प्रॉब्लम आपके पेट में हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना सभी लोग। क्लियर। अब देखते हैं हार्डनेस को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है पानी, देखिए जब पानी पियोगे ना तो आपको पानी मोटा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि काफ़ी मेहनत करके पीना पड़ रहा है। क्लियर है। तो अब वज़न जैसा पानी फील होगा तो उसमें हार्डनेस होता है। और एक चीज़ और, उसको जब बॉयल्ड करोगे ना तो उसके अंदर क्या होगा, सफ़ेद सफ़ेद जो है इस तरह से परत जम जाते हैं नीचे। ठीक है, जब पानी बॉयल करो, बॉयल करके छोड़ दो तो नीचे जितना ज़्यादा ये परत जमेगा वाइट कलर का, वही आपका हार्डनेस शो करता है। क्लियर। इसीलिए जो है वो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है, वो उबलने के बाद क्या होता है वो हार्डनेस ख़त्म हो जाता है। वो हार्डनेस उसी में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले पानी को फिर पी लेते हैं, वो नीचे छोड़ देते हैं। क्लियर। इसीलिए ज़्यादातर लोग उबाल कर भी पानी पीते हैं। क्लियर। क्योंकि उसमें अगर जहाँ का पानी हार्डनेस अधिक रहेगा तो वहाँ पे बॉयल करके भी उसको दूर कर सकते हैं। अभी हम विधि बताएंगे। क्लियर। अब ये जी क्या है, हमारा 200 ppm कठोरता तक हम लोग स्वीकार करेंगे, बाकी अदरवाइज रिजेक्ट। ठीक है। अच्छा, कठोर जल से हमको उपयोग में हम लोग कठिनाई क्या कहती है, देखिए भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। यदि वो कठोर ज़्यादा है, खारापन उसमें ज़्यादा है, तो क्या होगा कि हमारा जो दाल वगैरह होते हैं, चावल वगैरह, वो पकेंगे नहीं। ठीक है, अगर वो पानी आप यूज करते हैं तो भोजन स्वादहीन और सख्त व चिपचिपा लगता है। ठीक है, तो चावल वगैरह जब बनाएंगे आप लोग तो चिपचिपा लगेगा, लेकिन देर से पकेगा, तो इस तरह से ये स्वाद भी उतना अच्छा नहीं है देगा आपको। ठीक है। लॉन्ड्री में साबुन अधिक खर्च होता है, तो जो जहाँ पे कपड़े वगैरह धुलते हैं या आप भी कपड़े धुलें तो उसमें खूब साबुन रगड़ेंगे आप, तब जाके उसमें जो है आपका कपड़ा धुलेगा, तब फेन करेगा। क्लियर। तो 1 डिग्री कठोरता से प्रति लीटर 0.16 ग्राम साबुन की हानि होती है। सोच लो, अगर 1 डिग्री कठोरता उसमें अधिक है तो क्या होगा कि 0.16 ग्राम साबुन की उसमें ज़्यादा खपत होगी। समझ रहे हो। इसीलिए जहाँ पे खारे पानी होते हैं वहाँ पर लोग खूब साबुन घिसते हैं और बहुत ज़्यादा साबुन से कपड़े धुलते हैं, तब पर जाके उतना फेन करता है। क्लियर है। आप आरओ के पानी से आप करिए, आशुद्ध जल से आप कपड़े धुलिए, तो देखिए तुरंत आप साबुन ऐसे करेंगे तुरंत फेन कर जाएगा। क्लियर है। इस सब चीज़ का एक प्रैक्टिकली करके चाहे देख सकते हो। क्लियर। तो बॉयलर या स्टीम बॉयलर पर लवणों को एक सफ़ेद परत बॉयलर स्केल जम जाती है, जिसको हम छुड़ाना कठिन हो जाता है तथा बॉयलर शीघ्र नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ ना, वो क्या होता है कि नीचे जो है ये सफ़ेद परत जम जाता है। बॉयलर में क्या होगा, पानी बॉयल होता है और उसकी वजह से वो जो सफ़ेद परत है वो नीचे जम जाएगा, जिससे क्या होता है कि उसमें जो है बॉयलर जल्दी से नष्ट होने लगता है। बॉयलर आप लोग समझ रहे हैं, जो लोग पानी गर्म करते हैं, और अक्सर आप लोग देखिए जो लोग पानी गर्म करेंगे वहाँ पर देखिए इस तरह से परत सफ़ेद सफ़ेद जम जाती है। आप कूलर चलाइए, अगर वहाँ का पानी ज़्यादा हार्डनेस है उसमें, तो कूलर में भी चारों तरफ आपका सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, वो हार्डनेस ही होता है। आज से याद कर लीजिए हार्डनेस कैसे आपको दिखेगा। या तो कूलर वगैरह चलाइए तो बहुत सारे उसमें वाइट वाइट जैसे लग जाएंगे ना पानी जहाँ पे गिरता है, या तो फिर आप देखिए पानी को बॉइल्ड करेंगे उसमें भी आपको देखने को नीचे मिल जाएगा जमा हुआ। या कहीं पे आप बॉयलर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, लोग घरों में लगवाते हैं पानी गर्म लेने के लिए, तो उसमें भी ये वाइट जो है उसमें चिपक जाते हैं, उसकी वजह से उसमें रस्टेड फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये क्या है, खारा जैसा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो साल्टेड एकदम रहेगा, साल्टेड की वजह से हमारा जो आयरन वगैरह रहते हैं उसमें जंग लग जाते हैं या उसमें ख़राब होने लगते हैं। ठीक है। इसीलिए इसमें काफ़ी नुकसान होता है। पाइप तथा नलकारी प्लम्बिंग पर लवण एकत्रित होकर इसे बंद चोक कर देते हैं। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, अगर ज़्यादा आपको वहाँ पे हार्डनेस देखने को मिल जाती है तो पाइप वगैरह चोक हो जाती है। चोक मतलब यहाँ पे एक तरह से ये जम जाएंगे और इसको
बंद कर देते हैं। क्लियर। कपड़ों के रंगों पर प्रभाव पड़ता है, तो कपड़े जो होते हैं उसका कलर भी डिफेक्ट हो सकता है इससे, और कागज़ कृत्रिम कपड़ों को बनाने तथा रंगने में कठिनाई आती है। तो कलर क्या करेगा, ये डिस्टर्ब कर देगा कलर को जहाँ पे इसका यूज किया जाएगा पानी का। क्लियर। ईंधन की खपत बढ़ जाती है, तो इसमें क्या है, ईंधन की खपत कैसे बढ़ेगी कि जब आप खाना वगैरह बनाओगे तो ज़्यादा ईंधन लगेगा। क्लियर है। चलिए, तो इसमें क्या है कि 1000 ppm से अधिक कठोरता वाला पानी खारा मतलब ब्रैकिस कहलाता है, और समुद्र जल से जो है हमारा कितनी कठोरता हो सकती है, 35,000 ppm। सोचिए, समुद्र वाला पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है, इसमें 35,000 ppm होता है। और जो हम ऐसे देखते हैं पानी खारा लोग, जो आप लोग गांव वगैरह में होते हैं जहाँ पे नदी के किनारे वाले जो गांव बसते हैं, वहाँ पर अक्सर इस खारा पानी ज़्यादा देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, अब आपका एक्सेप्टेबल कितना है, सोचिए एक्सेप्टेबल आपका कितना है, 150 से 200 है ना। 150 से हमने 200 बताया एक्सेप्टेबल है, तो सॉरी 100 से, ठीक है, 100 से जो है 100 से 200 के बीच बताया है कि एक्सेप्टेबल है ना। तो इसके बीच अगर यदि आप पानी पीते हैं तो तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको जो है प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसीलिए जब आप कहीं भी पानी अगर आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो सबसे पहले यही एक्सक्यूज़ देता है कि नहीं नहीं, आपका जो है ये पानी का ही प्रॉब्लम है। क्लियर। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं कि कठोरता हमारा जो है कितने प्रकार से होता है। हमारा 2 प्रकार से कठोरता होता है इसमें। ठीक है, एक होता है टेम्परोरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के द्वारा होता है, जैसे कि चूना मिलाकर हम लोग इसको दूर किया जा सकता है। तो अब जो आपका टेम्परोरी हार्डनेस होता है उसको हम लोग इजीली दूर कर लेते हैं, और आप लोग भी दूर कर सकते हैं, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। या तो आप क्या करिए, चूना मिला दीजिए उसमें। चूना सभी लोग जानते हैं, लाइम जो आप मार्केट में होता है, आपके घरों में कुछ लोग समझ रहे हो ना, तो वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो चूना यूज करते हैं, कुछ लोग खाते हैं चूना, तो उसका भी आप लोग डायरेक्ट पानी में मिला देंगे, उससे भी हमारा जो है टेम्परोरी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगा। और पानी को उबाल कर यह कठोरता हटाई जा सकती है। तो पानी को उबालते हो आप लोग अक्सर देखते हो, काफ़ी लोग ठंडी में तो उबालते ही होंगे, और नीचे पानी वाइट सा जम जाएगा। क्लियर। इमर्सन राड भी लोग देखो पानी में लगाते हैं, तो इमर्सन राड पर भी वाइट सा जम जाता है, वो हार्डनेस की वजह से ही होता है। तो हर जगह पानी में हार्डनेस होता है, पानी जो हम लोग पीते हैं उसमें भी हार्डनेस होता है। मैं बता रहा हूँ, हार्डनेस 150 से 200 के बीच हम लोग पी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें अस्थायी कठोरता को कार्बोनेट कठोरता कहा या क्षारता भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए, जो आपका टेम्पोररी होता है उसको हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं, जो परमानेंट होता है उसको हम लोग जो है ये देखिए आपका जो है नॉन कार्बोनेट बोलते हैं। क्लियर। तो कार्बोनेट आपका जो है, कार्बोनेट क्या होता है, टेम्पोररी होता है, और नॉन कार्बोनेट क्या होता है, परमानेंट होता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। क्लियर है। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। और जो लोग केमिस्ट्री वगैरह बहुत वीक होगी, तो यहाँ पे कार्बोनेट और क्लोराइड वगैरह अगर हम नाम ले रहे हैं तो उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मुझे पता है डिप्लोमा में ज़्यादा ऐसा होता है, ऐसा मुझे भी पहले होता था। ठीक, लेकिन आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग अगर नहीं क्लियर होगा तो वहाँ पे जाके एक बार केमिस्ट्री का जो है थोड़ा बहुत रिव्यू कर लीजिएगा कि ये क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए, आपका जो परमानेंट हार्डनेस होता है, इसको हम लोग अपने से इजीली नहीं दूर कर सकते हैं। ठीक है, इनका कुछ तरीका, इनका कुछ प्रोसेस होता है। क्लियर। उसके ही द्वारा ये दूर किया जा सकता है। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम में सल्फेट व क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। इसमें क्या होता है, आपका जो सल्फेट होता है और क्लोराइड होता है उसकी उपस्थिति के कारण, इसमें जो है मैग्नीशियम में सल्फेट और क्लोराइड की उपस्थिति के कारण ये आपको देखने को मिलता है। इस कठोरता को हम लोग नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कठोरता भी कहते हैं। तो कार्बोनेट याद रखना टेम्पोररी होता है, नॉन कार्बोनेट क्या होता है, परमानेंट होता है। क्लियर। और यह कठोरता पानी को उबालने पर भी नहीं जाती है, तो पानी कितना भी उबाल करिए ये कठोरता आपको नहीं जाएगी। क्लियर, ये रहेगी ही रहेगी। इस कठोरता को विशेष विधियों द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से विधि है उससे हम लोग जो है दूर कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो है EDTA विधि है। ठीक है, EDTA विधि क्या होता है आपका, इसी के लिए होता है। क्लियर। चलिए, और भी इसमें विधि है अलग अलग सब। ठीक है, तो वो आपके में जानना उतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना जानिए कि ये जो है आपका परमानेंट हार्डनेस जो है ये जो है हम इसी से दूर करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, परमानेंट हार्डनेस लाइम सोडा भी विधि है एक, तो अलग अलग तरीके से सब विधि है, तो वो सब हम बाद में देखेंगे, क्या जब हम SSC JEE को पढ़ाएंगे तब देखेंगे। क्लियर है, यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस सब के बारे में मत जानिए इतना। क्लियर।
पानी में उपरोक्त दोनों कठोरता विद्यमान होती है जो कुल कठोरता टोटल हार्डनेस कहलाती है। तो टोटल हार्डनेस तभी होगा जब कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट को मिलाएंगे तभी। क्लियर है, मतलब टेम्पोररी और परमानेंट को मिलाएंगे तभी टोटल हार्डनेस कहा जाएगा। कठोरता ज्ञात करना, पानी कठोरता निम्नलिखित किस एक विधि से ज्ञात की जाती है? ठीक है, तो चाहे इससे करिए पानी उबालकर, साबुन घोल द्वारा या EDTA विधि द्वारा। तो पानी को उबालकर भी प्राप्त कर सकते हैं, इसको मैंने बता दिया कि पानी को आप लोग क्या करोगे, बॉयल करोगे, और कुछ कठोर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। दूधिया इसी वजह से होता है, उसका यही रीज़न है कि हमारा जो है पानी जब बॉयल करोगे तो उसमें क्या होगा कि वाइट जैसा नीचे जमने लगता है और पानी उसमें घुल जाता है। ठीक, इसीलिए पानी को बॉयल करने के बाद कुछ देर छोड़ देना चाहिए, वो नीचे बैठ जाए तब पीना चाहिए। क्लियर है। साबुन परीक्षण विधि, इस परीक्षण में साबुन के मानक घोल को पानी में डालकर 5 मिनट तक खूब हिलाया जाता है। ठीक है, या तो उसमें पानी साबुन का घोल मिला दीजिए, या तो फिर आप जो है इसमें और भी यूज कर सकते हैं आपका, हाँ, लाइम सोडा, सॉरी, हाँ, लाइम सोडा से मतलब लाइम भी मिलाकर आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो लाइम सोडा तो आपका परमानेंट है, बट केवल लाइम अगर मिलाएंगे तो आपका टेम्पोररी हार्डनेस दूर करेगा। क्लियर है, इस विधि से भी कर सकते हैं आप। EDTA विधि क्या है? इसमें वर्सेनाइट विधि कहते हैं इसे। इस विधि में EDTA साल्ट इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिड में से पानी फिल्टर किया जाता है और पानी की कठोरता जो है ईरोक्रोम ब्लैक टी के सूचक से पढ़ी जाती है। क्लियर। इनका जो है ये मेथड बहुत लंबा प्रोसेस होता है, यहाँ पे इतना छोटे से नहीं काम ये चलेगा। क्लियर, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मैं बता दिया जो WE वाला नोट्स है ना, वहाँ से इसको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इसको ज़रूरी नहीं, आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, ये तो पूरा एक जानकारी के लिए बताया जा रहा है। क्लियर। टाइट्रेशन करने में EDTA साल्ट सोल्यूशन का रंग जो है लाल से नीला हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रंग उसमें क्या होगा, लाल रहेगा, उससे ये नीला हो जाएगा। क्लियर। अब ये कह रहा है कि अध्याय 7 में प्रकाश डाला गया है, तो ये यहाँ पर नहीं, वो किसी और चैप्टर में वहाँ पे अच्छे से बताया गया है पूरे प्रोसेस के साथ। क्लियर। तो हम लोग देखेंगे इसको, अगर होगा तो सिलेबस में देखेंगे, अदरवाइज आप परेशान ना होइए। ठीक है, बस जानकारी इतना रखिए कि परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, बस इतना जानकारी रखिए, और कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। तो SSC JEE में भी आपका इतने ही मेथड से, मतलब जो मैं यहाँ पे जितना बताऊँ इतने में ही काम चल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो जल की क्षारता जो एल्कनिटी या अम्लता होती है उसको देख लेते हैं। तो खनिज लवणों की उपस्थिति के कारण पानी क्षारीय हो जाता है, तो पानी क्या होगा, क्षारीय होगा। और वनस्पति पदार्थों के गलने सड़ने से मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड खनिज अम्लों के मिलने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है। तो क्षारीय कब होगा, जब उसमें खनिज लवण मिलेंगे, और अम्लीय कब होगा, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह के खनिज जो है अम्ल मिलते हैं, तो उसको अम्लीय कहा जाता है। तो पानी की क्षारता या अम्लता जो है pH पैमाने पर पढ़ी जाती है। तो pH वैल्यू पर क्या होता है, उसकी एल्कनिटी और एसिडिटी हमको समझ में आती है कि पानी क्षारता है या अम्लीयता है। क्लियर। तो pH वैल्यू कितना होना चाहिए, इस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो pH वैल्यू हमारा जो होता है 7 होता है, अशुद्ध जल का सभी लोग जानते हैं। कैसे होता है इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, तो जो pH वैल्यू का है ना, इसको कैसे पता करते हैं। देखिए, जो pH का मान होता है, pH का मान वो पानी में हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के सूचक है। क्लियर। और पानी अम्लीय और क्षारीय है, इससे ज्ञात होता है। तो हाइड्रोजन आयन से ही पता चलता है पानी क्षारीय है कि जो है अम्लीय है। जब कोई अम्ल या क्षार पानी में घोला जाता है तो यह विद्युत युक्त हाइड्रोजन H+ आयन बनेगा और इधर H निगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, तो आयन में ये टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन आयन में धनात्मक चार्ज हो जाता है, और जबकि हाइड्रोक्सल आयन में ऋणात्मक चार्ज हो जाता है। तो जो ये H- है, ये क्या है, हाइड्रोक्सल आयन यहाँ बनेगा, और H+ जो होगा ये आपका क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनेगा। ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा क्या है कि H+ अथवा H+ आयन अधिक होते हैं और पानी में अम्लीय होते हैं। यदि H+ आयन की मात्रा अधिक है तो पानी अम्लीय कहा जाएगा, और H- की अगर मात्रा अधिक है तो पानी क्षारीय कहा जाएगा। क्लियर है। इस सब चीज़ का याद रखना है कि अगर इसमें जो है हाइड्रोजन जो हमारा है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर H+ आयन आपका अधिक है तो पानी क्या होगा, अम्लीय होगा, और H+ आयन मतलब हाइड्रोक्सन आयन अगर इसमें अधिक है तो हमारा पानी क्या होगा, वो अम्लीय हो जाए। यहाँ तो अम्लीय यहाँ पे था, तो ये क्षारीय हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब इसमें देखिए हमारा जब OH, हाँ, तो अब उदासीन हमारा पानी में दोनों प्रकार के अम्ल बराबर होते हैं। तो जो हमारा आशुद्ध जल होता है या न्यूट्रल हम लोग कह देते हैं, न्यूट्रल वाटर, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा जो H+ है ये वैल्यू और H- की वैल्यू ये क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है। तो H+ की वैल्यू H- की वैल्यू हमेशा इसमें इक्वल होगी, तभी हमारा वो आशुद्ध जल या न्यूट्रल
कहलाता है। तो इसमें क्या कितना आपकी जो वैल्यू होगी वो देखते हैं। तो देखिए जो उदासीन हमारा न्यूट्रल वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कितना होता है, ये 10 की पावर 7 -7, ठीक है। तो 10 की पावर -7 इक्वल टू 10 की पावर -7 होता है इसमें, ठीक है। 10 की पावर -7 को उल्ट संख्या में लागार्थमिक में अंकित किया जाता है। तो हम लोग इसको 10 की पावर जो 7 है ना, इसको लागार्थमिक में हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जब pH मान निकालना होगा तो लाग जो है 1/H करेंगे, ठीक है, हार्डनेस आपका हाइड्रोजन, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं और ये कितना होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। अगर अभी भी आपको डाउट होगा, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं दिया है क्या, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा इसमें नहीं है, चलिए तो हमारा जो है नेक्स्ट PDF में है शायद वो, तो हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए जो हमारा pH की वैल्यू होती है ना, वो क्या है कि हम जो है जो 10 की पावर -7 लिखते हैं ना, तो ये यहाँ पे जो -7 होता है, तो जब आप लाग को चेंज करोगे, ठीक है, 1/10 की पावर -7, तो ये आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 7 करके, ठीक है। तो 1/10 पावर 7, तो 7 जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाता है, pH वैल्यू कहलाता है। और किसके लिए, ये आशुद्ध जल के लिए कहलाता है, ठीक है, आशुद्ध जल के लिए कहलाता है। आशुद्ध जल मतलब डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो pH वैल्यू जो है डिस्टिल वाटर के लिए कितना होगा, 7 होगा। क्लियर। तो इसी तरह से अलग अलग जो है जो पानी होंगे, मतलब जिसमें ज़्यादा ये आपका हाइड्रोजन होगा प्लस पॉजिटिव में, तो उसमें ज़्यादा आपका अम्लीय होगा। और H निगेटिव होगा तो उसमें जो है कम आपका वो बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान इसमें यही करना है हमेशा, ये चीज़ का ध्यान, कभी कन्फ्यूजन में नहीं होना है। कभी कभी हमको भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखिए जब H पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव अगर इंक्रीज करेगा तो मतलब अम्लीय होगा, इसका ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा SSC में पूछता है। H निगेटिव होगा, अगर इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। क्लियर है। और ये डिक्रीज करेगा तो अम्लता इसकी कम होगी, और ये डिक्रीज करेगा तो क्षारीयता इसकी कम होगी। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा H प्लस फिर क्या है आपको बता दें, तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, और ये क्या है, हाइड्रोक्सल निगेटिव आयन है। क्लियर है, समझ में आया सभी को। चलिए तो अब आज हम यहीं तक देखेंगे। उसके बाद कल हम यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाता है। कल आपका बायोलॉजिकल जो आपका बायोइलेक्ट्रल है उसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है, जो जैविक जो है टेस्ट है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। न्यू साल है, सभी लोग मनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करें, ठीक है। चलिए तो फिर क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय सभी लोग को। चलिए।